नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, पोलराइजेशन काम शुरू हो गया है। पोलराइजेशन से तात्पर्य हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन। इस चुनाव में 2022 में होने जा रहे चुनाव में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका AIMIM के प्रमुख ओवैसी की दिख रही है। ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। अब 404 विधानसभा सीटों पर 100 सीट ओवैसी लड़ने जा रहे हैं। अब ये भी तय नहीं है कि ओवैसी अकेले अपने बल पर 100 सीट लड़ेंगे या जो राज्यभर की पार्टी से समझौता किए हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा में जो सदस्य बने हैं, दोनों ये सब मिल करके 100 सीट पर लड़ेंगे या ओवैसी अकेले 100 सीट पर लड़ेंगे, ये अभी तय नहीं है। लेकिन ये पक्का है कि ओवैसी की जंग में उतरने से, ओवैसी की जंग में कूदने से उत्तर प्रदेश में इस बार सांप्रदायिक पोलराइजेशन दबा के होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, उनके सुपुत्र जो आज अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इनकी पूरी राजनीति पोलराइजेशन पर हुई है। अखिलेश यादव तो मुसलमानों के पक्के मसीहा बन चुके हैं। इसके पहले उनके पिताश्री मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के पक्के मसीहा बनने के चक्कर में हजारों कार्यसेवकों को गोलियों से भुनवा दिया था। आप सबको याद है जिस तरह से श्री राम मंदिर के संदर्भ में चल रहे आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में उस समय की सरकार ने गोलियां चलवाई थी। पूरी सरयू नदी लाल हो गई थी, रक्त रंजित हो गई थी, पूरी अयोध्या लाल हो गई थी। तो वो बाद में उन्होंने बयान भी दिया था कि हम और मरवाते, हमें अपने मुसलमानों की रक्षा के लिए अगर आवश्यकता पड़ती थी और भी नरसंहार करवाते। ये मुलायम सिंह ने कहा भी है बाद में। तो ये इनकी पार्टी की मेन नींव रही है, मुसलमानों को खुश करना, उनके वोट हासिल करना और एक हिंदुओं में एक वर्ग जो यादव जो जिस जाति से आते हैं उनको बरगलाना। तो थोड़े से यादव बरगला जाते हैं, बाकी तो जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो इनके बहकावे में नहीं आते। वो विभिन्न पार्टियों में अपने अपने हैसियत से, अपने अपने योग्यता के हिसाब से वो अलग अलग दलों में हैं, लेकिन थोड़े से पगड़ी के नाम पर जरूर इनके साथ जाते हैं। तो मुस्लिम वोट, यादव वोट, यही दो वोटों के बल पर मुलायम ने भी राजनीति की, अखिलेश भी कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी के इस जंग में कूद जाने से अखिलेश की जो है खटिया खड़ी होती दिख रही है। देखो, उत्तर प्रदेश में लगभग 13 से 15% या 16% के आसपास मुसलमान हैं। कहीं कहीं प्रभावशाली हैं, बाकी इनके वोट इतने कम हैं जिसे कोई कीमत नहीं है। नेपाल के बॉर्डर का तराई क्षेत्र है, वहाँ थोड़े से हैं, बिहार के बॉर्डर के इलाके में थोड़े से हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं, आजमगढ़ आदि इलाके में है। तो 15-16% को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है, कांग्रेस का पूरा वोट बैंक यही अपना मांग चल रही है। कांग्रेस अपना पूरा राजनीति मुसलमानों के ही इर्द गिर्द घुमाती है। उसका रीजन है, आज़ादी के पहले से कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि गयासुद्दीन की औलादें सत्ता में, मैंने पार्टी में प्रमुख पदों पर हैं। आज वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आज फिरोज़ खान की औलादें की पोस्ट पर हैं। फिरोज़ खान के ही परिवार के लोग आज कांग्रेस को चला रहे हैं। फिरोज़ खान के ही पोते राहुल गांधी हैं, फिरोज़ खान की पोती प्रियंका हैं, सोनिया जी फिरोज़ खान की बहू हैं। तो इनका मुस्लिम प्रेम तो इनके DNA में है। राहुल गांधी का ननिहाल इटली में है, वो ईसाई लोग हैं। तो ये तो किस तरह के जीव हैं, किस तरह के नेता हैं, इसमें अभी कोई कमेंट नहीं करना है, आज मुद्दा वो नहीं है। लेकिन इनका मुस्लिम तुष्टिकरण होना वाजिब है क्योंकि इनके DNA ही वही है। अब ओवैसी तो विश्व मुसलमानों की राजनीति करते हैं, ओवैसी के बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता। हैदराबाद में जिस तरह से वहाँ पोलराइजेशन कराते हैं, जिस तरह से हिंदुओं का जीना दूभर कर देते हैं, ये तो इनकी पार्टी खासियत है। ये तो इनकी पार्टी के नाम में ही मुसलमान शब्द है। और ये ऐसा इनकी पार्टी के नेताओं का ऐसा कोई भी भाषण नहीं होगा, ऐसा कोई भी मीडिया में दिया गया बयान नहीं होगा जहाँ इंशाअल्लाह 10-20 बार ना आया हो। तो जो चर्चा का आज जो बहस का मुद्दा है, जिस पर आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहस छिड़ी हुई है, वो ये है कि ओवैसी कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को फिर से मुख्यमंत्री पद पर आसीन नहीं होने देंगे। अरे ओवैसी जी, 15 से 16% मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वो मुसलमान उत्तर प्रदेश के हैं, वो हैदराबाद के नहीं हैं।
वो हैदराबाद से आपके आने पर आप आकर के वहाँ तय करोगे कि वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर 15-16% लोग तय भी कर लेंगे तो क्या 85% चूड़ियाँ थोड़ी पहने हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो कोई मूर्ख तो है नहीं। ये 15-16% जो पंचर पुत्र वहाँ होंगे तो ये खाली यही पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे तो हिंदू भी हैं, वो नहीं सोचेंगे कि अगर 15-16% पोलराइज हो रहे हैं तो 85% को सोचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, जरूर होना पड़ेगा। तो अगर पोलराइजेशन होगा तो क्या आपका ही फायदा होगा? आप तय करो। पोलराइजेशन कराना है, जहाँ जहाँ आज उन्हें नौकरियाँ मिली हुई हैं, क्या उसके सारे प्रतिष्ठानों के मालिक मुसलमान ही हैं? देख लो देश भर में। यदि इसी तरह की राजनीति करनी है तो तब अगर ओवैसी का कोई जनाधार बिहार में नहीं था, केवल मुसलमान के नाम पर गए हैं, 5-6 सीटों पर कब्जा कर लिए, विधानसभा की 5 सीटें जीत लिए हैं। उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है, कहाँ कहाँ क्या किए हो, कुछ नहीं किए हो, केवल मुसलमान के नाम पर वोट तुम्हें मिल रहा है, तो बाकी जो लोग हैं वो भी तो सोचेंगे। ठीक है, जरा गणित देख लीजिए। 404 सीट वाली विधानसभा में आज की स्थिति है कि बीजेपी के पास 311 सीट है, 311 विधायक हैं, और उनके मित्रों को मिलाकर 324 विधायक उनके पास हैं। समाजवादी पार्टी के पास 48, बीएसपी के पास 19, कांग्रेस के पास 7, निषाद पार्टी के पास 1। आप गठबंधन कर रहे हैं राजभर की पार्टी से, ओम प्रकाश राजभर के साथ। वो 9-10 छोटे छोटे दलों को मिलाकर, जिनका नाम भी कोई नहीं सुना है, ऐसे दलों को मिलाकर के एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। ठीक है, उनका कहना है वो पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। राजभर इतने हैं, राजभर उतने हैं। क्या जो राजभर बीजेपी में है, क्या जो राजभर कांग्रेस में है, जो राजभर नेता समाजवादी पार्टी में है, जो राजभर नेता बीएसपी में है, क्या उनको वोट नहीं मिलेगा? सारे आप सबका ठेका आप ले लिए हो। राजभर बड़ी संख्या में भाजपा के साथ हैं, वहाँ खुल के राम मंदिर में हिस्सा लिए हैं। अब मुसलमानों के अत्याचार से पीड़ित राजभर का इतिहास है। राजभर तो राज भी किए हैं, राजभर राजा भी रहे हैं, तो उनकी सारी लड़ाइयाँ किससे हुई आपको नहीं मालूम है? आपके कहने पर राजभर समाज पूरा इतिहास भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। वो जरूर पढ़ा लिखा जो राजभर समाज है आपके बहकावे में, आपकी पगड़ी के नीचे नहीं आने वाला है। तो अब 15-16% मुसलमानों को लेकर के जो 4-4, 5-5 संगठन लड़ रहे हैं, जरा उनका गणित समझ लीजिए। ओवैसी ने जो कह दिया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं बनने देंगे, अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, हम मेहनत करेंगे तो जो हम चाहते हैं वह सब कुछ होगा, मगर हमारी कोशिश यही है कि यूपी में दोबारा भाजपा की सरकार न बने। योगी आदित्यनाथ तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता किसको मुख्यमंत्री बनाए, जिस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जम के प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से आकर के कब से सीएम बनाने का काम ओवैसी करने लगे हैं, वे कांग्रेस पर मेहरबानी दिखाएं, यूपी की जनता जानती है किसी सीएम बनाना है। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ के मंत्री मोहसिन रजा ने तो खुल के बोला कि अरे ओवैसी का ये वाला इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले इंशाअल्लाह से मिल रहा है। जब भारत विभाजन हो रहा था तो ओवैसी के ही पूर्वज हिंदुस्तान का विभाजन करवाए, पाकिस्तान बनवाए थे, जब बाद में बांग्लादेश बन गया, 3 देश बन गया है। तो इन्होंने व्यंग किया कि आपके पूर्वज ही तो भारत को विभाजन करवाए हैं, लेकिन अब कोई विभाजन नहीं होगा। अब जो खंड खंड की बात करेगा उसको ही हमारी सरकार खंड खंड कर देगी। तो बहुत सारा दम दिख रहा है मोहसिन रजा के वक्तव्य में, दम है कि मोहसिन रजा भी मुसलमान समाज से आते हैं, भाजपा के साथ, भाजपा के नेता हैं। तो क्या भाजपा के नेता के पास, भाजपा के पास जो आरएसएस की इकाई भी है, मुस्लिम इकाई है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, क्या ये सब आपकी बात मान के आपके पक्ष खड़े हो जाएंगे? असंभव है। बोलते रहो। हैदराबाद में बोले तो हैदराबाद में स्थानीय निगम के चुनाव में जिस तरह से योगी की चली है, आप भूल गए। भाजपा की ये स्थिति बन गई है कि वो सत्ता में, वहाँ हमारे स्थानीय निकाय में सत्ता कब्जा करने की स्थिति पहुंच चुकी है। ठीक है, आप 2 पार्टी मिला करके आपको निकाय पर कब्जा मिल गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भाजपा वहाँ हार गई है। तो उत्तर प्रदेश का सपना देख रहे हो आप, देखो ना, उत्तर प्रदेश में अगर ओवैसी आ गए हैं, अगर ओवैसी राजभर के साथ उनकी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ वो हैं, तो चुनाव कैसा होगा? समाजवादी पार्टी है, मुसलमानों के लिए काम करती है, बीएसपी है, मुसलमानों के फेवर रहती है, लेकिन पिछड़े वर्ग की बात जरूर करती है। भागीदारी संकल्प मोर्चा, इसमें ओवैसी आए हैं, ये भी मुसलमान और पिछड़े की बात कर रहे हैं।
कांग्रेस है, इसकी पूरी राजनीति मुसलमानों के पक्ष में है। गयासुद्दीन का खानदान, फिरोज खान खानदान, तो निश्चित है उनका। तो अब देखो उत्तर प्रदेश छोड़ करके इनके युवराज भाग गए दक्षिण के वायनाड से चुनाव लड़के आए, जहां मुसलमान 80% हैं। तो इनकी राजनीति, तो फिरोज खान की राजनीति रहेगी, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव होगा, चतुष्कोणीय पंचकोणीय मुकाबला होगा, तो नुकसान किसका, फायदा किसका? 15% के लड़ रहे हो तो बाकी 85% लोग नहीं सोचेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो वैसे चाह रहे हैं, जो इनकी कल्पना है कि इनके रण क्षेत्र में कूद जाने से भाजपा भाग जाएगी। भाजपा की स्थिति और तगड़ी होगी। जब भी मुकाबला बहुकोणीय हुआ है, भाजपा मजबूत हुई है निश्चित रूप से। जिस तरह से मायावती ने कह दिया कि साथ नहीं रहने वाली हैं, और मायावती हिंदू विरोधी नहीं है। मायावती के साथ जरूर हिंदू दलित भी हैं, लेकिन श्री राम मंदिर निर्माण के चक्कर में, श्री राम मंदिर आंदोलन के चक्कर में सारे के सारे हिंदू लगभग पोलराइज हो चुके हैं। अब उनको बांटना इतना आसान नहीं है। छोटे छोटे उदाहरण लेकर के, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के जिस तरह कोशिश कर रहे हो, इससे हिंदू बट जाएंगे ऐसा लग नहीं रहा है। अरे भाई, अभी तो काशी विश्वनाथ जी का मुद्दा पड़ा हुआ है, श्री कृष्ण जन्मस्थान का मुद्दा पड़ा हुआ है। जरा सोचो ओवैसी जी कि जितने भी आक्रांता आए वो सारे हिंदुओं पर ही दुराचार किए, सारे हिंदुओं के पूजा धर्मस्थलों पर ही कब्जा किए, वहीं मस्जिद बनाए। 1700 मस्जिदें ऐसी बनी हैं जो हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं। आज भी वहाँ प्रमाण हैं। काशी विश्वनाथ के जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वहाँ बाकायदे हिंदू मंदिर के लेख पड़े हुए हैं, शिलालेख हैं, वहाँ उनकी मूर्तियाँ हैं नीचे। आज उसकी जाँच हो जाए, जाँच का आदेश हो चुका है कोर्ट से, तो देखो सब मिलेंगे, सब बाहर आ जाएंगे। तो अभी तो आंदोलन जिस तरह से आप चिढ़ा रहे हो, अभी तो 1760 जितने भी मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं, मकबरे बनाए गए हैं, इन सब पर आंदोलन होगा। अगर चिढ़ाओगे, अगर 85% लोग चिढ़ाओगे, तो निश्चित उन्हें सोचना पड़ेगा। क्यों ना सोचें, देश उनका है। आपके लिए तो 60-60 देश है विश्व में, उनके लिए, हिंदुओं के लिए कौन सा देश है? आज अभी 15% पे आप नारा दे रहे हो कि हमारा राज, हमारा कानून चलना चाहिए। जहाँ जहाँ बहुसंख्यक आबादी आपकी है, वहाँ देखो ना, वहाँ हिंदुओं का जीना दूभर हो गया है। लेकिन जहाँ हिंदू बहुल इलाके मुसलमान हैं, वो प्रसन्न हैं, उन्हें कोई सताता नहीं है, उन्हें कोई दुख नहीं देता। लेकिन उल्टा जहाँ मुस्लिम इलाके में हिंदू हैं, उन्हें जिस भयावह, जिस दयनीय हालत में जीना पड़ता है, कभी जा करके महसूस करो छद्म रूप में, तब आपको समझ में आएगा। राष्ट्रपति से लेकर के सारे महत्वपूर्ण पद, चीफ जस्टिस, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि सारे पदों पर मुसलमान बैठाए जा चुके हैं, बैठे हैं योग्य लोग। लेकिन दुर्भाग्य देखो, जैसे वहाँ से सेवानिवृत्त होते हो, उपराष्ट्रपति 10 साल रहे हमीद अंसारी, जैसे बाहर आए कहते भारत रहने लायक नहीं है। बताइए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन के बैठे व्यक्ति कहते हैं कि मुसलमानों की शिक्षा में कमी रह गई। अरे 3 शिक्षा मंत्री मुसलमान हुए थे लगातार जब भारत आज़ाद हुआ था, क्यों नहीं मुसलमानों को शिक्षित किए? किसने मना किया था? उस समय नेहरू का जमाना था, इंदिरा जी का जमाना था, लाल बहादुर शास्त्री का जमाना था, क्यों नहीं किए? कोई मना कर रहा था? अरे पढ़ना ही नहीं है। अगर आबादी ही बढ़ाना उद्देश्य है, 4 बीवी 40 बच्चे ही उद्देश्य हैं, पंचर बना के भंगार चोरी करके जीवन यापन करना ही उद्देश्य है, तो पढ़ाई की तरफ कहाँ ध्यान देंगे? उस पर ध्यान देना पड़ेगा ना, वो फोकस करना पड़ेगा। योगी को तकलीफ देने के चक्कर में ऐसा कृत्य मत करो कि लोग देशद्रोही समझ बैठे। योगी से लड़ो, मोदी से लड़ो, देश से मत लड़ो। देश विघातक कार्रवाइयों में तो आपके ही लोग मिलते हैं। मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आतंकवाद में पकड़ा गया, आतंकवाद कराता करता या तार मुसलमान से क्यों जुड़ता है? क्यों? कांग्रेस के जमाने में नकली लोगों को पकड़ करके हिंदू आतंकवाद बताया गया, लेकिन कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ। असलियत है ही नहीं है, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू झगड़ाऊ नहीं होता। और मुस्लिम तलवार के बल पे अपराध तो करते, तलवार के बल में अपहरण करना, बलात्कार करना, धर्मांतरण करना, ये किए हैं, दिख रहा है। आज उदाहरण कश्मीर में देख लो, आज उत्तर प्रदेश में देख लो, जिस तरह 2 पापी पकड़े गए, उमर गौतम और जहांगीर कासमी। पूरे 16 प्रदेशों में इनका तार जुड़ा हुआ था। तो सच्चाई है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पोलराइजेशन होगा तो भाजपा का नुकसान कदापि नहीं है। उत्तर प्रदेश में फिर योगी बैठेंगे, नो डाउट योगी बैठेंगे, काम उनका है, काम के बल बैठेंगे, किसी की मेहरबानी पे नहीं बैठेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।